हेलो बच्चों। मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट का हम आज लास्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अच्छा, यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है बताने लायक कि ये अकेला अपना क्वेश्चन है और यही एकमात्र चैप्टर में भी है। मतलब पूरे चैप्टर में एकमात्र क्वेश्चन यही है। और आप पहले ये 6 मार्क्स का आता था, लेकिन अब ये 4 मार्क्स का हो गया है। लेकिन आपको समझने के लिए मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जब आप बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो इसे इतना डीपली नहीं लिखना। उसमें से कुछ चीजें शॉर्ट करके आप लिख सकते हो और आपका सफिशिएंट आंसर हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको डीपली समझा देता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना 4 मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इसकी प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले, एज यू नो दैट कमर्शियल बैंक इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। बट वन थिंग इज ऑल्सो यू नो दैट commercial bank doesn't have any authority for issuing currency। तो जब करेंसी इशू कर नहीं पाता कमर्शियल बैंक, और फिर भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है मनी सप्लाई का, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये इसी प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आप जानते हो कि सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी होती है करेंसी इशू करने की, लेकिन मनी क्रिएट कमर्शियल बैंक करता है। वो प्रोसेस एक आपको पॉइंट वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर भी अगर मैं आपको रिपीट करता हूं कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि बैंक रिसीव द कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। बैंक को जो पैसा मिलता है वो पब्लिक से कैश के रूप में मिलता है। और जो पैसा उसे कैश के रूप में मिलता है वो कहलाता है आपका प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो बैंक में जो आपने पैसा जमा किया, और बैंक में वो जो पैसा आपके पास हो गया वो प्राइमरी डिपॉजिट हो गया बैंक के लिए। फिर क्या होगा? बैंक लैंड्स मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। जैसे अगर आपने 100 रुपए बैंक में जमा किए होंगे तो 100 रुपए से वो कई बार क्या करेगा, उस पैसे को लोन पर दे देगा। अब मन में ख्याल आता है कि पैसा तो 100 रुपए ही था, उसे कितनी बार दे सकते हैं? तो बैंक कभी भी आपको पैसा कैश के रूप में लोन में नहीं देता। वो किसके रूप में देता है? आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है, क्रेडिट करता है। तो वही प्रोसेस है। फिर मनी इज लैंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। अभी बताया ना मैंने, वो किसके रूप में नहीं देता? कैश के रूप में नहीं देता। तो फिर क्या करता है? बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। एंट्री कर देता है। 100 रुपए के आपको लोन दिया तो 100 रुपए की एंट्री कर देगा इन द अकाउंट ऑफ बोरोवर। बोरोवर जो अभी बोरोवर है उसके एक अकाउंट ओपन करवाएगा और उस अकाउंट में वो एंट्री कर देगा, पैसा कैश नहीं देगा। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। वो जो 100 रुपए इस ए पर्सन ने कैश के रूप में बैंक में जमा किए थे, यही 100 रुपए उसने क्या कर दिए? बोरोवर को दे दिया। और बोरोवर को क्या दिया? उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए, इसलिए उसकी लिए वो सेकेंडरी डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? द बोरोवर कैन इशू द चेक अगेंस्ट द क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि लोन जो उसने लिया है। तो बोरोवर के पास राइट हो जाएगा कि वो जो लोन उसने लिया है उस लोन के अगेंस्ट में चेक इशू कर सकता है। ठीक। फिर प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों को मिलाकर, वो जो पब्लिक ने कैश के रूप में दिया था और दूसरा वो जो बोरोवर ने के अकाउंट में आया, दोनों को मिलाकर वो बनाया बैंक के लिए डिमांड डिपॉजिट। आपको मनी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इक्वल्स टू डिमांड डिपॉजिट। दोनों के अगेंस्ट में दोनों लोग ही क्या कर सकते हैं? चेक इशू कर सकते हैं। ठीक है। फिर हेल्ड बाय द पब्लिक इन द कमर्शियल बैंक। जो पैसा कमर्शियल बैंक में है, किसका? पब्लिक का। किसके रूप में? दो के रूप में। एक प्राइमरी जो कैश के रूप में जमा हुआ था, दूसरा सेकेंडरी जो आपके लोन अमाउंट के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है
टोटल डिमांड डिपॉजिट विद बैंक आर मेनी टाइम्स मोर देन कैश रिजर्व। यानी कि बैंक क्या करेगी, जो कैश जमा किया था उससे कई गुना वो क्या करेगी, उसे डिपॉजिट करेगी किसके रूप में, जिसको बोरो, जिसने बोरो किया उसके अकाउंट में। This is because the commercial bank know that all the depositor would not show up in the bank to withdraw their deposit by the way of cash। अब बैंक को ये अच्छे से पता है कि जो कोई भी अपना पैसा निकालने आएगा वो कैश के रूप में नहीं निकालने आएगा। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा आमतौर पर कुछ लोग क्या करते हैं, चेक इशू कर देते हैं, किसी को पेमेंट करना है तो उसने चेक दे दिया। अब बैंक के पास वो जो कैश के रूप में गया तो वो भी क्या हो जाएगा, वो पैसा अभी बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा। क्योंकि जिसने चेक इशू किया और जिसने चेक एक्सेप्ट किया, वो जो एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, अपने अकाउंट में वो चेक लगाएगा। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था क्लियरिंग हाउस फंक्शन वाला। तो जब वो अपने अकाउंट में चेक लगाएगा तो बैंक के पास वो क्या आ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, सेकेंडरी डिपॉजिट के रूप में पैसा पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली बैंकिंग सिस्टम में ही वो पैसा रहेगा। तो इस तरह से बैंक क्या करती है, जो डिपॉजिट हुए उससे कई गुना ज्यादा वो क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। और डिपॉजिट करती केवल क्या है, क्रेडिट एंट्री के थ्रू करती है, ना कि कैश के रूप में। अगला क्या है, अगला कह रहा है कि अगर बैंक को पास ये जानकारी है, उसके पास ये एक्सपीरियंस है कि जो लोग वो पैसा जमा कर रहे हैं उनमें से बहुत कम लोग, कितने परसेंट, उन्होंने एग्ज्यूम कर लिया कि अगर 10% लोग ही क्या कर रहे हैं, कैश के रूप में उसे विड्रॉल कर रहे हैं, तो बैंक को जरूरत क्या है, बैंक को केवल और केवल 10% डिपॉजिट्स की जरूरत है। यानी कि अगर 100 रुपए उस व्यक्ति ने जमा किए थे, तो बैंक को अगर ये एक्सपीरियंस है कि ये अपने 100 रुपए में से 10% विड्रॉल करेगा, तो बैंक अपने पास क्या रखेगी, केवल 10 रुपए रखेगी, बाकी सारा का सारा पैसा क्या कर देगी, एंट्री के रूप में रख देगी। तो क्रेडिट एंट्री में भी वही नियम लागू होगा। जैसे ही जिस व्यक्ति ने लोन लिया था उस व्यक्ति ने भी 100% क्या नहीं किया, विड्रॉल नहीं किया, उसने भी पार्शली विड्रॉल किया उसमें से। तो बैंक के पास फिर से एक नई क्रेडिट एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ऑल द डिमांड डिपॉजिट सर्व एज ए मनी सप्लाई। अब वो दोनों ही, मैंने भी बताया ना, प्राइमरी भी जो उसने पहली बार जमा किया था और दूसरा क्रेडिट एंट्री यानी कि सेकेंडरी डिपॉजिट, वो दोनों ही क्या है, मनी सप्लाई का ही पार्ट करेंगे, पे करेंगे। यानी कि अगर जिसने लोन लिया है वो भी अगर चेक इशू कर सकता है, तो उसने चेक इशू किया तो फिर पैसा किस में आ जाएगा, बैंकिंग सिस्टम में ही आ जाएगा लौट के। इसलिए बैंक ऐसा आसानी से कर सकती है। तो पढ़ देता हूं, all the demand deposits serve as a money supply in the economy just like a cash held by the public या people। तो वो वैसे ही काम करती है जैसे लोगों के पास कैश होता है, वैसे ही वो क्या करती है, केवल और केवल क्रेडिट एंट्री से एक दूसरे में ट्रांसफर करती रहती है पैसे को। लास्ट पॉइंट है, डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। तो जो कुछ भी डिमांड डिपॉजिट है वो मनी के रूप में, वो आपकी बैंक मनी कहलाएगी। फिर दिस इज दिस दिस इज मनी क्रिएटेड बाय बैंक। ये वो मनी है जो बैंक ने क्रिएट की, क्योंकि डिपॉजिट तो केवल 100 रुपए के हुए थे या 1000 रुपए के हुए थे जो कैश के रूप में हुए थे, बाकी जो मनी क्रिएट की गई किसके रूप में, चेक के रूप में, वो सारी मनी क्या है, वो सारी मनी बैंक मनी है। बिकॉज दिस इज सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये सारा का सारा सिस्टम में जो पैसा घूम रहा है वो कैश के फॉर्म में नहीं है, वो किसके फॉर्म में है, वो चेक के फॉर्म में है। और इस चेक का होल्डर कौन है, वो जिसका अकाउंट है वो इसका होल्डर है, ठीक है। तो बट इन द फॉर्म ऑफ चेक इशूड बाय द बैंक टू द होल्डर ऑफ द डिमांड डिपॉजिट्स। तो जिसके पास पैसा है, जिसका अकाउंट है, उसके लिए वो डिमांड डिपॉजिट हो गई। बैंक ने उसके लिए क्या दे दिया, उसे चेक दे दिया।
तो वो पूरा का पूरा पैसा किसके फॉर्म में आ गया? चेक के फॉर्म में आ गया, कैश के फॉर्म में नहीं रहा। समझ लेते हैं एक टेबल के रूप में। ये टेबल आपको जरूर बनानी है एग्जाम में, और इसका एक्सप्लेनेशन भी रखना है। आप क्या कर सकते हो, इसमें से कुछ जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं उनमें से जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जैसे आपका एक तो वो एक्सपीरियंस वाला कि बैंक को ये एक्सपीरियंस है, एक वो जिसमें मनी कैश के फॉर्म में नहीं है, वो चेक के फॉर्म में, वो वाला पॉइंट कर सकते हैं आप। डिमांड डिपॉजिट प्लस सॉरी डिमांड डिपॉजिट इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट वाला पॉइंट कर सकते हैं। और पहला वाला पॉइंट कर सकते हैं कि जो बैंक में बैंक में पीपल ने कैश के फॉर्म में पैसा जमा किया था, यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट। तो ये कुछ पॉइंट्स है आप इंपॉर्टेंट है, वो लिखना जरूरी है। बाकी एक आध दो पॉइंट्स हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो वर्ड्स लिमिट है वो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए कुछ पॉइंट्स कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 राउंड लिया है और एज्यूम कर लिया कि पैसा जो डिपॉजिट हुआ वो कितना हुआ? 1000 रुपया कैश के फॉर्म में। किसके पास? बैंक के पास। बैंक ने इसमें से सीआरआर मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन पार्ट आरबीआई में कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। वो जो कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है वो कहलाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा कौन? आरबीआई या सेंट्रल बैंक। तो बैंक ने ये डिसाइड किया कि वो 10% होगा टोटल डिपॉजिट का। तो 1000 रुपए में से 100 रुपए तो चलेगा किसके पास? आरबीआई के पास। अब बैंक के पास कितने पैसा बचा? वो बचा 900। इस 900 जो लोन के रूप में चला जाएगा किसके पास? बोरोवर के पास। तो बैंक इसे क्या करेगी? केवल क्रेडिट एंट्री करेगी। तो क्रेडिट एंट्री करेगी तो बैंक के लिए ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स बन जाएंगे कितने के? 900 के। फिर बैंक क्या करेगी? इस 900 में से जो डिपॉजिट हो गया तो इसका फिर सीआरआर देना पड़ेगा। तो सीआरआर उसने दे दिया 90 रुपी का। और फिर लोन कितने का दे पाएगी वो? 810 रुपीज का। फिर थर्ड राउंड में क्या करेगी? 810 रुपीज उसके लिए डिपॉजिट हो जाएंगे। कौन से वाले? सेकेंडरी डिपॉजिट। और सेकेंडरी डिपॉजिट में से फिर उसे 81 रुपी क्या करना पड़ेगा? सीआरआर रुपये देना पड़ेगा। और उसके पास लोन अमाउंट रह जाएगा कितना? 729। ये प्रोसेस वो टिल करती रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ डैश डैश लगा दिया, आगे बढ़ती रहेगी। आप भी ऐसा ही करना, 3 या 4 प्लेसेस तक आपको एंट्री करना, उसके बाद वो डैश डैश करके काम चल जाएगा। तो ऐसे डैश डैश कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आगे कंटिन्यूटी हुए। तो कंटिन्यूटी में रखेंगे। और ये जो कैश रिजर्व है ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक कि ये 1000 ना हो जाए, ये 1000 और ये प्राइमरी डिपॉजिट इक्वल ना हो जाए, तब तक बैंक क्या करती रहेगी? इस प्रोसेस को रिपीट करती रहेगी। अब जब ये 1000 रुपये हो जाएंगे तो यहां पर डिपॉजिट अमाउंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10,000। वो कैसे होगा अभी मैं इक्वेशन सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो 10,000 हो जाएगा तो बैंक लोन कितना दे देगी? लोन दे देगी वो 9,000 का। यानी कि एक सिंपल चीज यहां समझने वाली बात है कि जितना व्यक्ति डिपॉजिट करता है कैश का और जिस परसेंट है सीआरआर का, उतने ही टाइम्स बैंक क्या करती है? मनी को क्रिएट कर देती है। तो उसने जमा कितना किया? 1000 रुपीज। सीआरआर की रेट क्या थी? 10%। तो कमर्शियल बैंक ने उसके 10 टाइम्स मनी क्रिएट कर दी। कितनी? 10,000। अब बच्चों करना क्या है? इसी जो टेबल अभी आपने की है इस टेबल को एक्सप्लेन करना है। तो मैंने शॉर्ट में किया है, आप इसे सेंटेंस के रूप में भी कर सकते हैं। तो इनिशियल डिपॉजिट कितने के हैं? वो है आपके 1000 के। रेट ऑफ सीआरआर क्या है? 10%। तो सीआरआर अमाउंट क्या हो जाएगा? आप 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपए इनिशियल डिपॉजिट का आया है। तो 100 रुपए 1000 पे 100 रुपए क्या हो जाएगा? सीआरआर जमा करना पड़ेगा आरबीआई में। किसको? वो जमा करना पड़ेगा बैंक को।
इसके बाद लोन अमाउंट कितना हो जाएगा, बैंक लोन दे पाएगी कितने का, 900 का। तो इस प्रकार से हमारे पास एक इक्वेशन है, डिमांड डिपॉजिट इक्वल्स टू 1/CRR परसेंट इंटू कैश रिजर्व। तो ये परसेंटेज में तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास अमाउंट बचेगा 10 इंटू 1000 इक्वल्स टू 10,000, यानी कि बैंक के पास मनी क्रिएट करने की प्रोसेस में 10% का हिसाब से वो 10 टाइम्स क्या कर सकती है, मनी क्रिएट कर सकती है। अगर रेट ऑफ CRR 5% होती तो मनी जो क्रिएट होती वो 5 टाइम्स होती। ठीक है, अगर 5% होती तो 5,000 मनी क्रिएट की जाती, किसका, 1,000 का, 5 टाइम्स। तो ये प्रोसेस है। अब बात करते हैं मनी सप्लाई या मनी क्रिएट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया कमर्शियल बैंक को है, तो उसके लिए दो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं। पहला, कैश बैलेंसेस विद कमर्शियल बैंक विच दे कैन यूज एज कुशन मनी, यानी कि इमरजेंसी फंड फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। तो बच्चों अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में रेगुलरली, जब से कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से आरबीआई कभी हर 15-20 या एक महीने बाद नई गाइडलाइन जारी करती है, और उस गाइडलाइन के बाद वो क्या करती है, कभी रेपो रेट कम करती है, कभी सीआरआर कम करती है, कभी एसएलआर कम करती है। तो बहुत सारे पैकेजेस दे रही है, किसके रूप में, राहत पैकेज के रूप में दे रही है। और उसका एम क्या है, उसका एम है बाजार में मनी सप्लाई बढ़े। तो वो जो अमाउंट किसने, बैंक ने अपने पास इमरजेंसी फंड या कॉशन मनी के रूप में रखा हुआ था, उस पैसे में अगर रेट घटा दी जाए, जैसे पहले बैंक 10% अपने पास कैश के रूप में रख रही थी, आरबीआई की गाइडलाइन के बाद अब वो 8% या 7% रख रही हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइन के बाद अब कमर्शियल बैंक को अपने पास केवल 7% और 8% ही कॉशन मनी के रूप में रखना कंपलसरी होगा। अब बैंक के पास क्या हुआ, 2% एक्सेस अमाउंट हो गया, सरप्लस अमाउंट हो गया, तो वो 2% के बराबर क्या करेगी, लोन बढ़ा देगी, जो बाजार में मनी सप्लाई को क्रिएट करेगा। यानी कि पहले जो व्यक्ति को 900 रुपए लोन के रूप में मिल रहे थे, अब उसे वो 2 रुपए या 2% एक्सेस अमाउंट में मिलेंगे। तो जितना ज्यादा लोन बाजार में अवेलेबल होगा, जितना पैसा लोन के रूप में बैंक इशू करेगी पब्लिक को, उतने ही ज्यादा सर्कुलेट होगी मनी सप्लाई। दूसरा क्या है, दूसरा है सीआरआर। जितना ज्यादा सीआरआर होगा, मनी क्रिएशन उतना ही कम होगा, क्योंकि बैंक को टोटल डिपॉजिट का बड़ा पार्ट किसमें रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना पड़ेगा। लेकिन जितना सीआरआर कम होगा, उतना ही मनी क्रिएशन ज्यादा होगा। तो बैंक पहले से कम अमाउंट रख पाएगी, किसके रूप में, सीआरआर के रूप में, और ज्यादा अमाउंट रख पाएगी किसके रूप में, लोन के रूप में। ठीक, और बच्चों इस तरह से ये सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है, और फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।